Assalamu alaikum, Nadeem Shirazi here, mentor for political science, CSS, PMS. As you know, it's a series of free lectures. So it's 7th lecture in series, Montesquieu. टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आप पास पेपर का एनालिसिस करें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू के टॉपिक पे. सो इसका ओवरव्यू, इसका क्विक रिव्यू में देता हूँ आपको. लेट्स स्टार्ट. मॉन्टेस्क्यूज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स उसका बैकग्राउंड वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. इससे पहले मैंने 6th लेक्चर रिकॉर्ड करवाया. अब उस 6th लेक्चर का टॉपिक था रोसो. रोसो वॉज ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर टाइम वाइज एरा वाइज देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू का एरा उससे पहले है. मॉन्टेस्क्यू से इन्फ्लुएंस्ड था रोसो, बट रोसो की फिलॉसफी ओवरऑल वो भी उसी एग्जिस्टिंग क्योटिक सिचुएशन, उसी कनंड्रम, उसी मडलसम सिचुएशन को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है. अब मॉन्टेस्क्यू ने जो फिलॉसफी डिवाइस की तो वो कौन से हालात थे जिसको उसने सोल्यूशन एक डिवाइस करके दिया. सो वहाँ पे इसके टाइम पे Louis XIII, after his death, there came two regents. Richelieu and Mazarin. ये बेसिकली टीचर था, ये उसका शागिर्द था, ये प्यूपल था. अब Richelieu and Mazarin. Richelieu was ardent admirer of Machiavelli. Machiavelli की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था और इसने उसी तरह से एक अथॉरिटेटिव और डिक्टेटोरियल कल्ट से रूल किया वहाँ पे, इसकी प्लेस पे. अब इनके बाद, इन दो के बाद, मैजरिन और Richelieu के बाद, क्योंकि ये मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है बट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना एफिशिएंट वे में रूल नहीं है जिससे पब्लिक को गुड गवर्नेंस जो है वो, या गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स पे उनके अफेयर्स मैनेज किया जा सके. सो आफ्टर डेथ ऑफ मैजरिन, Louis XIV came to throne. अब Louis XIV का टाइम ये कंटेम्परेरी टाइम बनता है मॉन्टेस्क्यू का. ये मॉन्टेस्क्यू इस इनके टाइम से लेके ये लॉइस के टाइम, Louis XIV के टाइम के कंटेम्परेरी टाइम है. अब Louis XIV ने डिवाइन राइट थ्योरी से जस्टिफिकेशन लेके, मींस के थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन लेते हुए ही डिड एब्सोल्यूट रूल. अब एब्सोल्यूटिज्म की वजह से not only internal context, in internal context, but also externally, he extended his boundary. He used all the cults of absolutism, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, एक फॉरेन राइवलरी जो है वो क्रिएट हुई. फॉरेन जो दूसरी स्टेट्स थी, जो कि नेबरिंग स्टेट्स थी, एज वेल एज जो उस टाइम पे इंपीरियल पावर्स थी, जो हेजमॉन्स बनी हुई थी, वो अपना एक क्लियर कट, एक डायरेक्ट राइवल समझती थी फ्रांस को. तो इस फ्रेंच राइवलरी को ब्रीड करना, या इसका जो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मजीद इंस्टेबिलिटी वो दैट एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन. अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन डिवाइस करके देता है जो आज के एग्जिस्टिंग टाइम में स्टेट को प्रॉपर उसके फंक्शनिंग मैकेनिज्म में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है. उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उन कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहले उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. While giving concept of state, first of all, he talked about origin of state. Why he is mentioning this origin of state? बिकॉज इसके पीछे, इसके जो पहले फिलोसोफर्स हैं, इसके टाइम से पहले जो
जिनकी जो फिलोसफी दे चुके हुए हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स में से, वो हॉब्स और लॉक, ये दो फिलोसोफर्स हैं, ये दोनों ही कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, एंड दे बोथ सेड दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट was the main reason behind origin of state. State was originated through this social contract which was done in state of nature. ये किसने कहा? ये हॉब्स ने और लॉक दोनों का ये स्टांस था. अब दोनों के और इनको डिफाइन करने के जो पैरामीटर्स या दोनों के जो एजम्पशंस है वो डिफरेंट हैं, बट बात वो यही करते हैं. बट मोंटेस्क्यू रिजेक्टेड दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट. He said social contract was not the reason behind origin of state. State was not originated through social contract. Then how it was originated? He said that in state of nature, while living in state of nature, what human did, इंसान ने, वहां के रहने वाले इंसान ने, जो कि लॉ ऑफ नेचर के जरिए से गवर्न किया जा रहा था, अंडर लॉ ऑफ नेचर he was living. What human did? Human beings started competition. They hankered after resources. Why? Because these resources were actually giving them, they are providing them their necessities. They were actually fulfilling their necessities through these resources. अब ये resources को अटेन करने, इनको हासिल करने के लिए ह्यूमन स्टार्टेड कंपटीशन इन स्टेट ऑफ नेचर. दिस कंपटीशन वाज द मेन रीजन बिहाइंड द इंस्टेबिलिटी इन स्टेट ऑफ नेचर. सो दिस कंपटीशन resulted into different issues, different conflicts in state of nature, and those issues and those conflicts were given solution through which mechanism? Through positive laws. Montesquieu said that positive laws were made. Positive laws were a solution to the existing chaos, existing issues. वो जो पॉजिटिव लॉज बनाए, ये पॉजिटिव लॉज कहते हैं मैन मेड लॉज को, कि इंसान ने वहां उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए लॉज बनाए. उन लॉज में सिविल लॉज बनाए, पॉलिटिकल लॉज बनाए, इंटरनेशनल लॉज बनाए, just to manage their existence or survival, just to manage their relations. अब इससे क्या हुआ? वो कहते हैं इस तरह से, इस इन पॉजिटिव लॉज से क्या हुआ? स्टेट वाज ओरिजिनेटेड. अब स्टेट बन गई. ये मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन ऑफ स्टेट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी. अब ये स्टेट बनने के बाद वो यहां तक कन्फाइंड नहीं रहता, वो फर्दर इसको एलैबोरेट करता है, फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो देता है. उन कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे अहम और सबसे कॉन्स्पिक्युअस है वो है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. मॉन्टेस्क्यू ने कहा स्टेट बन गई, अब सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल करने की जरूरत थी और जरूरत है. किस तरह से? इसने सिर्फ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिए, इसने उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भी दिए हैं. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देता है. एक मोनार्की, दूसरे एरिस्टोक्रेसी या रिपब्लिकन.
Republican form of government, या republic. Then third one was what? Despotism. या इसको आप डिक्टेटरशिप कर लें. He classified the forms of government into three. Monarchy. Monarchy is a form of government where king or monarch would be the ruler. He would rule. Aristocracy या रिपब्लिकन ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें अवाम अपने रूलिंग क्लास को इलेक्ट करेंगे. ठीक है, ये एरिस्टोक्रेसी है. अब वैसे एरिस्टोक्रेसी आपने अब तक आपके माइंड में जो परसेप्शन होगी, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेसी, ये रिपब्लिकनिज्म, ये इंक्लिनेशन ज्यादा, इसकी इलैबोरेशन मॉन्टेस्क्यू दे रहा है. मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं कि ये हाफ रिपब्लिक होगी या फुल रिपब्लिक होगी. इसमें वो उसको सब कैटेगरीज बता रहे हैं. वो कह रहे हैं फुल रिपब्लिक या हाफ रिपब्लिक में डिफरेंस ये है. हाफ रिपब्लिक तब जब मेजॉरिटी ऑफ एरिस्टोक्रेट वुड एक्चुअली चूज देयर रूलर व्हेन दे वुड पार्टिसिपेट. फुल रिपब्लिक वो होगी जब कॉमन या लेमैन के मेजॉरिटी से रूलिंग क्लास को इलेक्ट किया जाएगा, तो ये फुल रिपब्लिक होगी. थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप, व्हेन डेस्पॉट आर द सिंगल पर्सन वुड रूल. जब एक इंडिविजुअल रूल करेगा वो डिक्टेटर कहलाएगा. वो बेसिकली वो मिलिट्री डिक्टेटर हो सकता है, वो कोई आइडियलिस्टिक हो सकता है, वो नेशनलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो सकता है. After introducing these three forms of government, he gave underlying principles. And monarchy's underlying principle given by Montesquieu was honor. Then aristocracy or republicans form of government's underlying principle would be virtue. Whereas डिक्टेटरशिप का अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होगा? फियर. वो कहते हैं जिस पॉपुलेशन, जिस अवाम में, जिस टेरिटरी में रहने वाले लोगों में ऑनर का एलिमेंट ज्यादा होगा, तो वहां पे मोनार्की वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि मोनार्की का अंडरलाइन प्रिंसिपल है ऑनर. द किंग वुड नेवर लेट डाउन द ऑनर ऑफ दैट पॉपुलेशन, दैट स्टेट. ये रीजन है, ये लॉजिक है. जहां पे अवाम में वर्च्यू का एलिमेंट ज्यादा पाया जाएगा, अवाम ज्यादा वर्चुअस होगी. अब वर्च्यू एक मतलब इसको होलिस्टिक वे में वो इसकी जो इंप्लाइड कॉन्टेक्स्ट है उसमें इसके डिफरेंट मीन्स हैं. अच्छा, वो कहते हैं जहां पे वर्च्यू का एलिमेंट पाया जाएगा, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी या रिपब्लिकन वहीं पे द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहां पे वर्च्यू मौजूद होगा, उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल. जहां पे डिक्टेटरशिप आपने इंस्टॉल करनी है तो ये देख लें कि अवाम में फेयर का एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप का अंडरलाइन प्रिंसिपल है फेयर. ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और उनके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स देने के साथ साथ वो एक बात इससे पहले करता है. वो कहता है द फिजिकल एनवायरनमेंट और द क्लाइमेट और द ओवरऑल फिजिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस different domains of state. Political, social and economic domains are influenced by the physical environment of that state. तो ये बात यहां पे सेट आती है. वो कहता है कि आप देख लें अफ्रीकन स्टेट्स, मेनली वहां पे आपको डिक्टेटरशिप नजर आएगी. इसकी रीजन क्या है कि वहां पे अवाम फियरफुल है. इंग्लैंड की सिचुएशन वहां पे, क्योंकि उसकी पूरी जो फिलॉसफी है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था. उसका एक शॉर्ट सोजन है इंग्लैंड में, जो उसने वहां पे रह के तो चीजों को एनालाइज किया और उसने कहा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लिबर्टी है ना, वो इस वजह से है कि यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेट जो है वो कोल्ड है और यहाँ पे हर चीज बड़ी एफिशिएंट वे में वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है. स्टेट का फंक्शनिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है. तो इसकी फिलॉसफी, ये जो उसने पूरा जो कॉन्सेप्ट्स डिवाइस किए वो रोमन्स से और इंग्लैंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था. ठीक है, इसकी फिलॉसफी का जो थीम है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी. ठीक है, उस पर भी मैं बात करता हूं. सो ये तीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, उसके साथ एक कंडीशन देता है. वो कहता है इफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, सो दैट वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर दैट स्टेट.
और उसका रिजल्ट क्या होगा? गुड गवर्नेंस। अच्छा, जस्ट यही नहीं, वो इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी देता है कि सर्टेन कंडीशंस भी फॉलो करनी होती हैं, वो फुलफिल करनी होती हैं, उनको भी देख के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टॉल करना होती है। ठीक है, अब वो कंडीशंस में ज्योग्राफी है, उस स्टेट का एनवायरनमेंट है, उस स्टेट की इकोनॉमी है, उस स्टेट के ओवरऑल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस टाइप की है, मोबिलिटी है, स्टैग्नेंट है, उसमें वो लिटरेट है, वो इलिटरेसी है वहां पे ज्यादा, मतलब ये सारे वो कहते हैं ये कंडीशंस भी आपने फॉलो करनी होती हैं सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देने के बाद, ओरिजिन ऑफ स्टेट पे भी बात करने के बाद, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भी वजह करने के बाद, कंडीशंस टू इंस्टॉल सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी देता है जो आज के एरा में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। और वो उसका मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द रीजन और लॉजिक बिहाइंड एक्चुअली एलैबोरेटिंग दैट थ्योरी? दैट थ्योरी वाज theory of separation of powers. What was logic behind this theory? The logic was good governance, efficient functioning. Okay, the state में अगर आप उसको एफिशिएंटली उसकी फंक्शनिंग एंश्योर करना चाहते हो, वहां पे गुड गवर्नेंस चाहते हो, तो separation of power must be there. So this separation of power is based upon his concept of political liberty. किस तरह से? वो कहते हैं गवर्नमेंट is consisted of three major organs or institutions: legislature, executive, and judiciary. If all the three would perform their functions while living in their own domains, if they would not intervene in the affairs of each other, then it would be called separation of power. If executive would be ensured political liberty to perform its own functions, then the political liberty of legislature would be ensured. अगर ये इसमें इंटरवीन करेगी, ये इसमें पोलिटिसाइजेशन करेगी, जुडिशरी इन दोनों में इंटरवीन करेगी, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, स्टेट स्ट्रक्चर टोटली फ्लॉड हो जाएगा, टोटली रैम्बलिंग सिचुएशन में हो जाएगा, वहां पे बैड गवर्नेंस फिर उसका रिजल्ट होगा। अब गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि इसका काम है लॉ मेकिंग करना, तो ये लॉ मेकिंग ही करे। इसका काम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करना, तो ये लॉ को एग्जीक्यूट करे। इसका काम है एडजुडिकेशन ऑफ लॉ करना या एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स अपॉन द बेसिस ऑफ लॉ, सॉरी, ये लॉ को इंटरप्रेट करना या लॉ की बेसिस पे एडजुडिकेट करना, ये जुडिशरी का काम है, फंक्शन है। सो इफ जुडिशरी वुड परफॉर्म इट्स फंक्शंस व्हाइल living in its political mechanics, so it would be separation of power. अब अगर separation of power होगा तो एक खदशा भी है यहां पे। So to avoid the excessives of separation of power, excessives of separation of powers क्या हैं? इसके excessives का भी खदशा, रिजर्वेशन है कि अगर इस लेजिस्लेचर को सिर्फ लॉ मेकिंग इसी ये जो इसके इख्तियारात हैं उसमें ऑल इन ऑल ये हो, तो ये एक डेस्पोटिक वे में फंक्शन करेगी, ये अथॉरिटेटिव हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव भी अथॉरिटेटिव हो जाएगी, आर्बिट्रेरली डिसाइड करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। सो इन एक्सेसिव से बचने के लिए व्हाट ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर थ्योरी, दैट वाज हिज थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। He introduced certain powers जो इन डिफरेंट ऑर्गन्स को वो डिप्यूट करेगा। जिस तरह से जुडिशरी है तो जुडिशरी की पावर है जुडिशियल रिव्यू, इससे जुडिशरी वुड चेक all the executive orders, all the executive
functioning, whereas not only confined in the ambit or context of executive, judiciary would also check the performance or the functioning of legislature as well. So judicial review से legislature का बनाया हुआ law judiciary can declare null and void if that is repugnant to the constitution, if that is not fulfilling the conditions provided in constitution regarding the fundamental rights. So इसी तरह से executive is given veto power. वीटो पावर से ये इन दो के ऊपर चेक रख सकता है एग्जीक्यूटिव, वेयर एज जुडिशरी में लेजिस्लेचर को ये इख्तियार दिया गया है सेनेटोरियल कर्टेसी प्लस फाइनेंशियल बिल्स, ये प्योरली इसके इख्तियारात हैं, ये इन दो के ऊपर चेक्स हैं. ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव की सैलरी है तो वो यहां से उसका बिल पास होना है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट है तो यहां से होनी है. ठीक है, फेडरल अपॉइंटमेंट्स भी फाइनल यहीं से उसको एंडोर्समेंट मिलना है. ठीक है, तो इसकी जो आज के एरा में आपको जो थॉरो इंप्लीमेंटेशन है, थॉरो एप्लीकेशन है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, अब जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसमें तो मिलेगी आपको, लेकिन प्योरली यू कैन सी इट इन यूएसए's political system. Constitution of USA is the embodiment of separation of power and check and balance and having the same structure which was elaborated by Montesquieu. So ये Montesquieu के यहाँ तक concepts confined नहीं है, इसको काफ़ी इसको ये 2 घंटे का लेक्चर मैं approximately डिलीवर कर सकता हूँ, बट इन शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेसिकली पास्ट पेपर्स में, उसमें मेनली पूछा जाता है कि Aristotle is called, Montesquieu is called Aristotle of 18th century. How Montesquieu is Aristotle of 18th century? There are commonalities, there are similarities. Among the similarities, मैं कुछ similarities बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, तो आप नोट कर सकते हैं. जिस तरह से both were having empiric method, empiricism को अडॉप्ट किया, pragmatic जो solutions हैं वो ड्रॉ किए. ठीक है, फर्स्ट जो एक सिमिलरिटी है. देन बोथ क्लासिफाइड फॉर्म्स ऑफ कमिट, दोनों ने ही फॉर्म्स ऑफ कमिट को क्लासिफाई किया. देन इसने उसको मजीद एक्सटेंड किया कि इसने उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भी दिए मॉन्टेस्क्यू ने. देन मॉन्टेस्क्यू एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी कैसे है, मॉन्टेस्क्यू ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ पे भी बात की, जो कि उसके एरिस्टोटल के बेस्ट फिजिबल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ होगा. देन एरिस्टोटल ने भी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पे थोड़ा काम किया था, बट दैट वाज प्रैक्टिकली गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू. इसमें मजीद और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.